Now come to the next topic of the chemical reaction. This is balancing of chemical reactions. Here we are going to understand how to balance ionic chemical reactions. Okay. Because in the last lecture we have seen how to make chemical formulas, and with the help of chemical formulas to complete the chemical reactions. Okay. And what is the rule of chemical reaction? When two reactants react with each other, then cation of one reactant combined with anion of another reactant. Yes or no? एक रिएक्टेंट का प्लस दूसरे रिएक्टेंट के माइनस के साथ जा रहा है. बट बैलेंस करना क्यों आवश्यक है? बैलेंसिंग का क्या इंपॉर्टेंट है? द बैलेंस केमिकल रिएक्शंस उसमें हमें कंप्लीशन की तरफ ले जाती है. कंप्लीशंस सो एक रिएक्शन से चलते हैं ना, रिएक्शंस की हेल्प से कोई भी एक रिएक्शन को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं. सपोज मान लीजिए मेरे पास है अमोनियम फॉस्फेट. क्या है? अमोनियम फॉस्फेट. और अमोनियम फॉस्फेट की मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किससे? वाटर से. किससे करा रहा हूँ? वाटर से. ठीक है. तो कौन बता सकता है भैया? कोई हेल्प करेगा मुझे में? क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉस्फेट. अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड, क्योंकि इसका प्लस इसका माइनस, इसके माइनस का नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड. अब ये याद नहीं है तो गड़बड़ है. मतलब आपको क्या याद नहीं है? चार्ट. आपने मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, इट मीन्स है ना. मतलब वो वहाँ पर अगर आपको ये याद नहीं, वो 33 फॉर्मूलेस बनाना है. वो 33 फॉर्मूले और 33 रिएक्शंस इसी पर्पज से दी है कि आपको कैटायन और एनायंस का पूरा चार्ट याद हो जाए, आप उसको बना सको. तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ भाई. अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH प्लस हाइड्रोजन फॉस्फेट मतलब H3PO4. ठीक है. अब ध्यान से देखो, यहाँ NH4 के ब्रैकेट में 3 लिखा है, मतलब NH4 के कितने मॉलिक्यूल है? 3. लेकिन यहाँ कितना है? एक ही है. अगर मैं यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट लगा दूँ, बोलो नहीं ना, तो एक ही है. आई बात समझ में? हाँ या नहीं? और जब रिएक्शन को बैलेंस करना है तो इन अ केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस इन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस इन प्रोडक्ट. दोनों तरफ नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या होने चाहिए? सेम. यही प्रिंसिपल है. यहाँ अगर NH4 3 है तो यहाँ भी चाहिए. तो ये NH4 3 मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ तो देखो यहाँ 3 नहीं लगाऊंगा. अगर यहाँ लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ही बदल जाएगा. नहीं समझे? अगर मैंने ऐसा लिख दिया NH4 होल थ्राइस OH तो इसका मतलब क्या हो गया कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NH4 होल थ्राइस OH है. आप कभी फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते. ऐसा में कभी नंबर यहाँ नहीं आ सकते. इसलिए पहले फॉर्मूले बना लेते हैं. ये इनके स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं. हम सिर्फ जो भी नंबर ऐड कर सकते हैं वो यहाँ कर सकते हैं बस इनके आगे. तो मैंने 3 यहाँ लिख दिया. जैसे ही यहाँ 3 लगाया तो OH भी कितने हो गए? 3 हो गए. लेकिन OH कितना है? अभी तो एक ही है, कुछ नहीं. मतलब यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ भी क्या लगा दूँ? 3. अब आप ध्यान से देखो पूरी रिएक्शन को. अगर ध्यान से देखें, PO4 कितना है? रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड 1. PO4 दोनों तरफ बराबर हो गया. यहाँ NH4 कितने? 3. यहाँ कितने? 3 हो गए. यहाँ H कितने? 3. यहाँ भी H कितने? यहाँ OH कितने? 3. यहाँ OH कितने? 3. नंबर ऑफ रिएक्टेंट यानी नंबर ऑफ कैटायंस इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इन प्रोडक्ट. तो ये रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई. बैलेंस करना है, मतलब बैलेंस करना बहुत इजी है. आपको सिर्फ क्या करना है? नंबर ऑफ कैटायन और एनायंस को सिमिलर रखना है. क्या करना है? सिमिलर करना है. तो एक रिएक्शन से प्रैक्टिस करते हैं, आपको आने लगेगा एक रिएक्शन से प्रैक्टिस. अच्छा देखो, -2 में मैंने आपको SO4 2- लिखवाया. वहाँ पे एक और लिख लेना आपने फ्लो चार्ट में CO3 2- विच इज नोन एज कार्बोनेट. क्या बोलते हैं इसे? फ्लो चार्ट बहुत पुराना याद आ रहा होगा ना, हमने पढ़ा था उसमें.
तो SO4 2 माइनस है, CO3 2 माइनस, यहाँ पे वहाँ पे आप कार्बोनेट भी एक अपनी -2 की लिस्ट में ऐड कर लोगे, है ना, ये भी दुल्हन है, ठीक है, CO3 2 माइनस वहाँ पर भी ऐड कर लोगे। सो एक रिएक्शन दे रहा हूँ, अब आपको देखो कितने सारे काम करना है, मैं आपको सिर्फ रिएक्टेंट का नाम दे रहा हूँ, आपको रिएक्टेंट के नाम से रिएक्टेंट का पहले फॉर्मूला बनाना है, फिर उससे प्रोडक्ट के पहले नाम, जल्दबाजी नहीं करना है, पहले प्रोडक्ट के नाम, फिर प्रोडक्ट के फॉर्मूले, उसके बाद बैलेंस। जब भी आपको कोई रिएक्शन बैलेंस करने को दी जाए तब तक जब तक कि आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं, एक्सपर्ट कैसे बनोगे? प्रैक्टिस। एक्सपर्ट कैसे बनोगे? प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस कैसे? मैंने आपको 33 रिएक्शन होमवर्क में दिए, अगर आपको बैलेंसिंग आ जाए तो आप क्या करो, उन्हीं 33 रिएक्शंस को बैलेंस करना, तो ये तीसरा होमवर्क होगा, ठीक है, वही 33 रिएक्शन को बैलेंस, लेकिन बाद में उसी समय नहीं करना। आ रहा है समझ में? आया समझ में? सो लिखो क्वेश्चन लिखें सब लोग। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। लिखो रिएक्शन नंबर 1 फर्स्ट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की किससे रिएक्शन करानी है? फॉस्फोरिक एसिड से, ठीक है, ये पहली रिएक्शन है। आपको प्रोडक्ट भी बनाना है, बैलेंस भी करना है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन लिखो, दूसरा क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आया समझ में? ये दो रिएक्शंस समझ में आप सबको कराना है। मैंने रिएक्टेंट के क्या दिए? नाम। आपको पहले रिएक्टेंट के नाम से फॉर्मूले, प्रोडक्ट के नाम, प्रोडक्ट का फॉर्मूला, उसके बाद बैलेंस, ना, उसके पहले नहीं करना है ना। सिर्फ 2 मिनट है आपके पास ये दोनों रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। चलो अब देखिए सब लोग अपना रिएक्शंस को क्रॉस चेक करें कि आपका सही है गलत है। अगर बैलेंस आपका गलत हुआ है, आपका जिस स्टेज पे क्वेश्चन गलत हुआ है, मान लो आपसे फॉर्मूला गलत बना तो मतलब आपको फॉर्मूले की ओर प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। आपसे प्रोडक्ट गलत बन रहा है, प्रोडक्ट बनाने में यानी रिएक्शन पे प्रैक्टिस की जरूरत है, रिएक्शन आपको नहीं है मुझ में, तो बैलेंस तो अभी आप सीख रहे हो। ऐसा में जिस स्टेज पे आपका क्वेश्चन गलत हुआ हो वहाँ से आप दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने इसको लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में ही नहीं कहता हूँ, मुझ में आप किसी भी इंस्टीट्यूट के टीचर से पूछे कि जब ये पढ़ाया जाता है तो उसे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पार्ट, एंड लैंग्वेज नहीं आया, इफ़ यू डोंट नो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री then you are unable to learn the chemistry of 11th and 12th science. It means not able to take the science subject in 11th and 12th. पीछे जाने का चांस अभी भी है उनमें। सो पहला क्वेश्चन बताइए मैंने क्या दिया था? ठीक है, अब देखो भाई, अगर आपको अभी भी मैं एक बार फिर से जितना मैंने पढ़ाया है वो पूरा रिपीट कर देता हूँ। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड का केमिकल नेम है हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो ये आपको रिएक्टेंट दिए थे, रिएक्टेंट के पहले आपको फॉर्मूले बनाना थे। एल्यूमिनियम नाम लिखा है, इसके नीचे Al, इसके नीचे OH, यहाँ लिखना था 3, यहाँ लिखना था 1, और ये दुल्हन है इसलिए इसको ब्रैकेट में, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता AlOH होल थ्राइस। तो पहले तो रिएक्टेंट्स के फॉर्मूले बना के रख लो। इसका फॉर्मूला बनाएंगे, हाइड्रोजन का सिंबल H, ध्यान से देखो भाई बोर्ड पे, यहाँ पे फॉस्फेट का सिंबल PO4, ये इसको ब्रैकेट में रख दिया मुझ में, ठीक है। इसके नीचे 1, इसके नीचे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा H3PO4। ये तो बन गया रिएक्टेंट का फॉर्मूला। अब हम कराएंगे रिएक्शन, तो रिएक्शन को यहाँ देखो।
सो क्वेश्चन हमारा ऐसा आया है, आपको एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिया है कि LOH होल थ्राइस प्लस H3PO4 की रिएक्शन कराओ और बताओ क्या बनेगा, और बनने वाले प्रोडक्ट को बैलेंस भी करो। तो फिर से अब आपको इसमें ढूंढना है, सबसे पहला काम ढूंढो कि कौन प्लस और कौन माइनस। हमें बताया एल्यूमिनियम प्लस OH माइनस, हाइड्रोजन प्लस PO4 माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्यूमिनियम। तो बनने वाले प्रोडक्ट का आपको क्या लिखना है, नाम। तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया अभी ना, फटाफट कर रहा हूँ इसलिए। फिर आएगा हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, क्या आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। आपको डायरेक्ट वाटर नहीं लिख देना, आपको हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड ही लिखना है ताकि आपको ध्यान रहे। फिर अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं, तो LPO4 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और 3 है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, तो फॉर्मूला बन गया BO4 प्लस HOH 1 तो ये भी क्या बन गया HOH। तो अभी तो आपकी अभी कंप्लीट नहीं हुई, पहले रिएक्टेंट के नाम से रिएक्टेंट के फॉर्मूले बनाए, फिर हमने रिएक्टेंट के फॉर्मूले से प्रोडक्ट के नाम और फॉर्मूले बना लिए। अब हम इसको बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो हमारी रिएक्शन को फिर से मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, LOH होल थ्राइस। ये सब काम आपको रफ में करना है, प्लस H3PO4, ठीक है। तो अब इसको क्या बन रहा है, LPO4 प्लस H2O बन रहा है। यहाँ से मैं इसको बैलेंस करना शुरू करता हूँ। तो देखो एक एल्यूमिनियम, लेकिन OH कितने, 3। यहाँ OH कितना दिख रहा है, बोले सर यहाँ दिख ही नहीं रहा है, उसको ऐसा लिख दो। तो एक ही OH है ना, यहाँ कितने 3 है यहाँ पे, तो यहाँ भी 3 लगेंगे। आगे क्या लगा दूँ, 3। हमेशा जिसमें लास्ट डिफरेंस होता है पहले उसको बैलेंस किया जाता है, आया। अब यहाँ भी हाइड्रोजन भी 3 हो गए और OH भी 3 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 3, PO4 1, ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस, बोलिए, ठीक है। और अगर आपने ये बिल्कुल करेक्ट बनाया हो बैलेंस, मतलब आपको आ गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है। ये सब आपको कहाँ करना है, रफ में। मान लो अगर मैंने क्वेश्चन दिया सब, जैसे दूसरा क्वेश्चन बताओ क्या दिया था, बोलिए में। तो देखो एग्जाम में कैसे लिखना है आपको, सॉल्यूशन जब लिखना है तो डायरेक्ट लिखना है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिएक्ट करेंगे तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3। अब इसको मैं बैलेंस करूंगा, एक कैल्शियम क्लोरीन 1, यहाँ पे 2 डिफरेंस है, मतलब इसके आगे मुझे क्या लगा, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ लगाना पड़ेगा 2। तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए और कार्बन 1, रिएक्शन क्या हो गई मेरी, बैलेंस हो गई। तो एग्जाम में बस आपको इतना ही लिखना है और रफ में करना हो तो जब तक आएगा नहीं तब तक आपको ये सब करना है, जब तक आ रहा है समझ में, क्वेश्चन समझ में आया, समझ में। तो आपको आयंस की लिस्ट याद होनी चाहिए, फॉर्मूले बनाना आना चाहिए, रिएक्शंस कराना आना चाहिए, तब आप क्या कर पाओगे, बैलेंसिंग। सो जो लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, स्पेशली जिनसे ये दोनों क्वेश्चन गलत हुए हैं, ये पूरे दोनों कितनों के करेक्ट है भाई, क्यों, बट सल्फ्यूरिक लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक। चलो उसको भी देख लेते हैं। ये रहा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑयल, इसकी सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब Al2SO4 होल थ्राइस प्लस आपका बन जाएगा H2O यानी HOH। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, SO4 कितने चाहिए, 3 चाहिए, 3 SO4 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे मैं 3 लगा दूँ, बोले भाई यहाँ पे क्या लगा दूँ 2, हो गया। तो यहाँ से मुझे 3 सल्फेट मिल जाएगा, यहाँ से अब H2O कितने मिलेंगे, यहाँ से मिल रहा है 6 OH और ये तो 6 H2O। चलो बताओ क्या कर रहा था बैलेंस तुमने, हाँ मतलब गलत बनाया ना, मिस्टेक है। तो देखो जिनके दोनों करेक्ट हुए हैं, जिन्होंने 100% दोनों बैलेंस बनाया है, ठीक है भाई, मुझे में उनको ज़्यादा प्रैक्टिस का आवश्यकता नहीं है ना, मतलब उन्हें कम प्रैक्टिस करेंगे तो भी। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का दोनों गलत हुआ है या एक भी गलत हुआ है,
उनको पूरे 33 फॉर्मूले, 33 रिएक्शन और प्लस 33 बैलेंस, यानी टोटल कितने हो गए 99। ठीक है, सेंचुरी से एक कम, जहाँ पे हमेशा तेंदुलकर अटक जाता था। ठीक है, तो आपको भी 99 तक अपनी गाड़ी लेकर आनी है। आया बात समझ में? 33 रिएक्शंस अलग लिखना है और फिर 33 को बैलेंस अलग करना है, वो अलग। एक ही में काम मत कर देना, खिचड़ी नहीं बनानी है ना, जैसा जनरली गुजराती में होता है खिचड़ी खाते हैं वो, रिएक्शन में खिचड़ी नहीं बनानी। बात समझ में आई? समझ में? बैलेंसिंग आया समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू कनेक्ट मोल कॉन्सेप्ट विथ अ बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। समझ में? ठीक है, तो ये सब नोट कर लो, प्रैक्टिस कर लेना। नाउ पुट अप अ हेडिंग मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 3b। 3a था हमारा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने देखे केमिकल फॉर्मूले बनाना, केमिकल रिएक्शंस एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नाउ पुट अप अ वंडरफुल हेडिंग एंड वंडरफुल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, स्टोइशियोमेट्री। उसमें लिखो भाई इसकी डेफिनेशन, ऑल दोज नंबर्स, स्टोइशियोमेट्री की डेफिनेशन, ऑल दोज नंबर्स which are used, all those numbers which are used to balance the any chemical reaction, which are used to balance the any chemical reaction are known as stoichiometry or stoichiometric coefficient of the given reaction। stoichiometric coefficient of given reaction। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की मैं रिएक्शन करा रहा हूँ HCl से, तो बनेगा AlCl3 प्लस H2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा 3, तो ये AlOH3 3HCl हो गए, तो यहाँ बन जाएंगे 3H2। तो देखो इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1, इसके आगे लिखा है 3, इसके आगे लिखा है 1 और इसके आगे लिखा है 3। ठीक है, तो ये 1, 3 और 1 ये सब क्या है? स्टोइशियोमेट्री है। लेकिन ये क्या बताती है, इसका मीनिंग समझो। 1 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ 3 मोल HCl टू प्रोड्यूस 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड 3 मोल वाटर। अब आप जरा याद करो पार्ट 3a का इंट्रोडक्शन, जब मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि हम एक नमक की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं और साथ में पानी भी बन रहा था, याद आ रहा है? तब कहा था कि हमें अगर पर डे 5000 किलोग्राम 5000 किलोग्राम सॉल्ट प्रोड्यूस करना है तो कितना HCl और कितना NaOH लेना पड़ेगा। तो उसका रिलेशन किससे है? इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन से ही। अरे जब इसका 1 मोल और इसके 3 मोल मिक्स करते हैं तो वाटर कितना बनता है? 3 मोल। 1 मोल वाटर मतलब कितने ग्राम? 18 ग्राम। 3 मोल मतलब 54 ग्राम, क्योंकि 1 मोल मतलब उसका मोलिकुलर वेट, वाटर का मोलिकुलर वेट कितना है? 18। तो 54 ग्राम वाटर अगर मुझे प्रोड्यूस करना है तो ये कितना लेना पड़ेगा? 1 मोल। ये कितना लेना पड़ेगा? 3 मोल। मतलब ऐसा नहीं कि वेसल में ये ज़्यादा ले लिया, समझ रहे हो? इंडस्ट्री खोल रहे हैं तो इंडस्ट्री में वेस्टेज तो करना नहीं है अपने को, जितनी ज़रूरत है उतना ही रिएक्टेंट मिक्स करना है। गेटिंग माय पॉइंट? सो इसका 1 मोल, इसका 3 मोल, इसका 1 मोल। सो यहाँ मोल से क्या संबंध है? एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपसे? बिल्कुल सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि वेन फलाना एंड फलाना आपस में रिएक्ट करते हैं तो बताओ इसके मोल कितने बनेंगे, इसके मॉलिक्यूल कितने बनेंगे। अभी ये 3 मोल लिखा है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 3 Na मोलिक्यूल्स, क्योंकि 1 मोल मतलब 1 Na, 3 मोल मतलब 3 Na। इसको लिख सकता हूँ 1 मोल Na 1 Na मोलिक्यूल्स। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलते ही नहीं भाई।
यहाँ लिख सकता हूँ 3Na मॉलिक्यूल्स, यहाँ लिख सकता हूँ 3Na मॉलिक्यूल। कितने टाइप की स्टोइशियोमेट्री होती है? 3 टाइप की। हम इसे अलग अलग टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में आपको मोल देंगे, यानी वेट दे दिया, मास स्टोइशियोमेट्री, इनका भी मास दिया होगा और इसका मास पूछा जाएगा। वॉल्यूम स्टोइशियोमेट्री, इसका वॉल्यूम देंगे, इसका वॉल्यूम पूछेंगे। मास वॉल्यूम स्टोइशियोमेट्री, अरे समझ में? जैसे एक रिएक्शन देखते हैं, एक क्वेश्चन ही समझते हैं। हाउ मेनी लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस produced at STP when किसका है भाई? .6 ग्राम ऑफ सोडियम dipped in HCl solution। क्वेश्चन समझ में? अब देखो यहां रिएक्टेंट किस में दिया है? ग्राम में। पूछा क्या है आपसे? मतलब एक क्वांटिटी आपको मास में दी है और दूसरी क्वांटिटी आपसे किस में पूछी है? वॉल्यूम में। तो इसे क्या बोलेंगे? मास वॉल्यूम। मुझे मास और वॉल्यूम में रिलेशन बनाना पड़ेगा। किसमें बनाना पड़ेगा? मास और वॉल्यूम। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हाउ टू सॉल्व, ठीक है। सो स्टोइशियोमेट्री का मीनिंग समझ में आया, डेफिनेशन। उसके नीचे ये लिखना है। अभी देखो मैं यहाँ पर, अभी यहाँ कहीं गैस नहीं लिखी है। अगर कोई गैस वाली रिएक्शन होती तो उसे भी मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ। गैस वाली रिएक्शन भी एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। चलो एक एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। N2 + 3H2 रिएक्ट टू फॉर्म 2NH3। इसे बोलते हैं अमोनिया फॉर्मेशन की हेबर्स प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अच्छे से अपने माइंड में याद कर लेना, दिन में 10 बार इसको लिखना। हेबर्स प्रोसेस क्या बोलते हैं इसको? आज भी इंडस्ट्री में इसी रिएक्शन से अमोनिया बनाया जाता है और अमोनिया का बहुत यूज़ है मार्केट में, है ना। N2 + 3H2 टू फॉर्म 2NH3। तो इसके आगे 1 लिखा है, मतलब इसको मैं कैसे लिखूंगा? 1 मोल नाइट्रोजन गैस, 3 मोल हाइड्रोजन गैस, तब जाके क्या बनती है? 2 मोल अमोनिया गैस। ये सब गैस है ना भाई। N2G, H2G, NH3G, ठीक है। वो G फॉर G सम्मान वाला G नहीं है, ये गैस वाला G है, मालूम पड़ा वो, ठीक है। अरे अब ये 1 मोल का मतलब क्या हुआ? 3 × 22.4 लीटर, 2 × 22. आएगा, क्योंकि इसीलिए अब देखो कोरोलरी का एप्लीकेशन यहाँ आ रहा है। अगर आपके माइंड में कोरोलरी की 1 मोल किसी भी गैस का, 1 मोल कोई सी भी गैस ले लो आप, कोई सी भी, सॉरी, 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल मीथेन, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? 22.4 लीटर। किस कंडीशन पे? STP पे, मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। आई क्या बात समझ में? अब आपको क्वेश्चन कैसे दे देंगे? मालूम है, इसको ऐसे रिलेट कर दो, थोड़ी देर के लिए समझना। 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब होता है 28 ग्राम। कितना होता है? कितना होता है? तो मैं यहाँ 28 ग्राम लिख दूँ। हाइड्रोजन 6 ग्राम, 3 मोल है ना। कितना है? बोलते ही नहीं हम। और मैं यहाँ पे इसको यही रहने दूँ। तो अब आप सोचो, अगर आपसे कोई बोले, आप थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में कि 56 ग्राम नाइट्रोजन से कितने लीटर अमोनिया गैस बनेगी, बता सकते हो? 28 ग्राम से कितनी बन रही है? 2 × 22.4। तो 56 ग्राम नाइट्रोजन गैस से कितने लीटर अमोनिया गैस बनेगी?
यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी हो जाएगा ना, यानी 4 मल्टीप्लाई 22.4 आया नहीं? अरे क्वेश्चन रिएक्टेंट किस में दिया था? मास। पूछा किस में? वॉल्यूम में। दिस इज नोन एज मास वॉल्यूम स्टोइशियोमेट्री। क्या बोलते हैं उसे? असल में तो 2 एग्जाम्पल, एक मैंने ले लिया है बिना गैस वाला और एक गैस वाला एग्जाम्पल, स्टोइशियोमेट्री। ये सब स्टोइशियोमेट्री। ये आगे आगे जो नंबर लिखे होते हैं ये हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं वो बता रहा है कि ये बताता है 1 मोल। ठीक है, ये क्या बता रहा है? 1 मोल। ये जहाँ 1 N, ठीक है, 1 मोल 1 Na, 3 मोल 3 Na, 1 Na 3 Na। आया समझ में? ये हमें 1 मोल भी बताता है, ये 1 Na भी बताता है, और यही नंबर हमें वॉल्यूम भी बताते हैं। क्या बताते हैं? सो किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का ये सारा बेनिफिट है कि उससे हमें एक इंडस्ट्री में आइडिया आ जाता है कि पर डे जितना प्रोडक्शन करना है उसके लिए वेसल में कितने रिएक्टेंट मिक्स करना पड़ेंगे। सो कितने टाइप की स्टोइशियोमेट्री होगी? 3। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा बताओ। उसके बाद ये पूरा लिखने के बाद आपको हेडिंग डालना है टाइप ऑफ स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशन। कितने नहीं? पहला मास स्टोइशियोमेट्री, दूसरा वॉल्यूम स्टोइशियोमेट्री, एंड तीसरा मास वॉल्यूम स्टोइशियोमेट्री। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, हम तीनों पे एक एक क्वेश्चन करेंगे। ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है? ये 3rd कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसलिए इसको अभी नहीं सॉल्व कर रहे हैं। जब मास वॉल्यूम आएगा तब। अभी है ना, पहले मैं मास पे एक क्वेश्चन करवाता हूँ, वॉल्यूम पे, फिर मास वॉल्यूम पे। आई बात समझ में? तो जहाँ डेफिनेशन लिखी है उसके नीचे ये 2 एग्जाम्पल और उसके नीचे ये टाइप, फिर मैं इन पे क्वेश्चंस लिखवाता हूँ। ठीक है, नाउ पुट अप हेडिंग प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन मास स्टोइशियोमेट्री। तो मैं इसमें 2 क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, एक मैं कराऊंगा, एक आपको करना है। लिखो क्वेश्चन। When 50 gram of 50 gram of calcium chloride reacts with hydrochloric acid, reacts with 50 ग्राम ऑफ क्या दिया है? कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। When 50 ग्राम of calcium carbonate reacts with hydrochloric acid, then how many gram of calcium chloride will be produced? How many gram of calcium chloride will be produced? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन लिखो। When 10 moles of aluminium hydroxide reacts with sulfuric acid, when 10 moles of aluminium hydroxide
reacts with sulfuric acid, then how many gram of salt will be produced? So these are the two questions which are based on mass stoichiometry, क्योंकि उन्होंने जो भी पूछा है वो ग्राम में पूछा है। किसमें पूछा है? ग्राम। जब ग्राम में दिया हो और ग्राम में ही पूछें, या मोल में दिया और ग्राम में पूछें, तो समझना कि उसे क्या बोलते हैं, मास स्टोइचियोमेट्री। तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, समझ में, एक आपको ट्राई करना है, समझ में। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है बताओ भाई, एक बोलो भाई, वो कोई एक बोलो, अनुभव बोलो। 50 gram of calcium carbonate reacts with hydrochloric acid, then how many gram of calcium chloride will be produced? ठीक है, अभी देखो उन्होंने बोला है कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये क्वेश्चन कौन कर सकता है? जिस मैं एक्सपर्ट बनने तो आए हो, मोबाइल शॉप खोलना है तो यहाँ मतलब ही क्या है, ये है ना, जिन्हें रिएक्शन आती है कराना। आपको पता ही नहीं कि ये दोनों रिएक्ट कैसे करते हैं, तो बैठे रहो भाई, हरि भजन करो, ठीक है, माला ले लो हाथ में और वो जिनमें, और हरि का नाम लो उधर में। तो पहले के ज़माने में ऐसे होता था, पिताजी को कुछ नहीं आता तो कॉपी में हरी हरी लिख के आ जाते थे, ठीक है। आजकल लिख के आओगे तो तुम्हारे घर पे हरी पत्ती लेने आएंगे वो, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट और इन दोनों की भी रिएक्शन नहीं आई तो नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन दो, एक बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, दूसरा बनेगा H2CO3। बनने वाले बनाने के बाद आपको उसको बैलेंस भी करना आना चाहिए। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता है तब भी नहीं होगा, समझ में। तो 2 क्लोरीन के लिए यहाँ पे 2 लगाना जरूरी है। अगर आप यहाँ 2 नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2CO3। नाउ ये रिएक्शन बैलेंस होंगी, हाँ या नहीं? सबसे पहला काम समझ में आया, बैलेंस द कंप्लीट रिएक्शन, है ना, स्टेप 1। मैं यहाँ स्टेप लिख देता था, क्या बैलेंस गिवन रिएक्शन, ठीक है। ये यहाँ लिखो, मतलब बीच में डिस्टर्बेंस हो, इसको रूल्स यहाँ लिख दो भाई। स्टेप 1 बैलेंस केमिकल रिएक्शन। स्टेप 2 स्टैंडर्ड इन मोल। स्टैंडर्ड लिखो किसके टर्म्स में? मोल की टर्म्स में। किसके? जो गिवन है और जो फाइंड आउट करना है। क्या गिवन है आपको? कैल्शियम कार्बोनेट दिया है और ये हमें फाइंड करना है, तो इनका स्टैंडर्ड लिखना है। क्या लिखना है बेटा? इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1, मतलब ये क्या लिखना है? 1 मोल। और इसके आगे क्या आ जाएगा? 1 है, ये भी क्या आ जाएगा? 1 मोल। हो गया? ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड। क्या हो गया? स्टैंडर्ड। आया समझ में? स्टेप 3 राइट गिवन एंड फाइंड। कौन गिवन है और कौन फाइंड करना है? ये दिया है, कितना दिया है? 50 ग्राम, ये गिवन। फाइंड करना है ये, माना कि ये x है, जो फाइंड करना है वो x, ऐसा लिख देना आप। स्टेप 4 कन्वर्ट गिवन टू मोल। किसमें कन्वर्ट करना है? ये जो ग्राम में दिया है इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल में। कन्वर्ट टू मोल। मोल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है? N इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। सो 50 ग्राम गिवन है, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ कितना आ गया आपका? 1/2, 0.5 में, क्योंकि 0. इतना है समझ में। और ये तो हमें फाइंड नहीं करना है अभी भी, इसको ऐसे कैसे रहना, इसमें तो कुछ मोल नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है? स्टेप 5 ध्यान रखना है, कंपेयर
स्टैंडर्ड मोल विथ गिवन एंड फाइंड, मतलब आपको उसको बाहर निकाल लेना है। ये 1 है, ये 1 है, उसको बाहर निकालो। 1 मोल, मतलब आप यहाँ से देखोगे ना, इसका 1 मोल तो इसका 1 मोल बन रहा है, तो अगर इसके 0.5 है तो ये भी कितना बनेगा, तो आंसर आ गया हमारा 0.5 मोल समझ में। लेकिन इसको एक्चुअल में कैसे लिखेंगे, 1 मोल 1 मोल, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना है 0.5, ये गिवन है, तो ये कितना है x, क्या कर लो, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 0.5 मोल। लेकिन ये तो ये किस में आया है, मोल में, बट पूछा किस में, ग्राम में, तो मोल को किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, मॉलिक्यूलर वेट से, तो आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में, क्योंकि फॉर्मूला है ना, मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस्ड इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, कैल्शियम का 40, ठीक है, 2 क्लोरीन है, मतलब कितना हो गया 35.5 प्लस 35.5 71, तो 2 क्लोरीन का हो गया 71, कितना हो गया भाई, हो गया। सो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 111, आपका ये आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में। इसे बोलेंगे मास स्टोइशियोमेट्री। क्या होगी ये, क्वेश्चन समझ में आया, समझ में, ठीक है। तो पहले इसका सॉल्यूशन लिख लो और फिर दूसरा वाला ट्राई करो, ठीक है, फिर उसको क्रॉस चेक करते हैं। सो नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। कोशिश करेगा एक बार में नहीं आया है तो वापस से देख के इसको दोबारा फिर से सॉल्व करो, है ना। अभी क्वेश्चन 2 बताओ क्या दिया था। When 10 moles of aluminum hydroxide reacts with sulfuric acid, then how many gram of salt will be produced? ओके, अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो। तो स्टेप है, जहाँ स्टेप लिखिए उसी स्टेप के अकॉर्डिंग मैं करने जा रहा हूँ। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी AlOH होल थ्राइस, इसकी रिएक्शन किससे करानी है, सल्फ्यूरिक एसिड से करानी है। तो जिसकी रिएक्शन पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी वही मोल कंसेप्ट का ये वाला पार्ट सीख सकता है, ये ध्यान रखना भाई, नहीं तो नहीं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे, बताएगा Al2SO4 होल थ्राइस यानी एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो जो दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है वो तो वाटर बन रहा है, तो डेफिनेटली यही सॉल्ट हुआ। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है हमारे लिए, सॉल्ट। लेकिन ये रिएक्शन अभी बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगी। SO4 कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 3 मॉलिक्यूल चाहिए, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 3, तो 3H2SO4 हो गया आराम में। एल्यूमिनियम कितने चाहिए, Al2, 2 एल्यूमिनियम, तो यहाँ क्या लग जाएगा 2, सो 2Al हो गया। अब ये हो गया तो ये बन जाएगा 6। तो सबसे पहले लिखना है बैलेंस के, जब तक बैलेंस, अगर बैलेंस गलत लिखा है, आपने फार्मूला गलत बनाया, मान लो सपोज थोड़ी देर के लिए कि मैं एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला AlSO4 होल थ्राइस बना देता, तो यहाँ से ये 2 हट जाता और आपका सारा गड़बड़ हो जाता, आंसर भी गलत आएगा। तो अगर आपने फार्मूला गलत बनाया तो बैलेंस भी गलत करोगे। तो फार्मूले की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद बैलेंसिंग आएगा। फार्मूला, बैलेंसिंग, रिएक्शन, इस पर बार बार कम से कम 100-150 रिएक्शंस पे प्रैक्टिस करो। मैंने आपको 33 दी है, आप उससे ज़्यादा रिएक्शन पे प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना फ़ायदेमंद होगा। अब स्टेप 2, नहीं लिखेंगे, ये रूल है ना। आप सबसे पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन यहाँ लिखो, ये लिख लिया, उसके नीचे आप स्टैंडर्ड लिखोगे, मतलब यहाँ लिखोगे 2 मोल, ठीक है। अभी मैं आपको सिखाता हूँ, देखो क्या होता है। मैं आपको चॉकलेट खरीदना सिखाता हूँ ना, चॉकलेट और पिताजी कितने रुपए देते हैं। ये 2 मोल, ये 2 मोल है, ये गिवन है और ये फाइंड करना है, तो इसके भी लिख दिए। इसके आगे क्या लिखना है, 1। ओके बेटा, चलो राइट गिवन एंड फाइंड। कितना गिवन है, अब लिखेंगे 10 मोल बेटा, लिखेंगे, और मान लीजिए ये है x मोल। अगर क्वेश्चन ग्राम में दिया हो तब भी मोल में कन्वर्ट करना हो, मोल में दिया है तो ये वाली स्टेप की जरूरत ही नहीं है, आया समझ में। अब इन दोनों फिगर को बाहर निकालना होता है, स्टैंडर्ड, समझ में आया। अगर आप ये नहीं लिखोगे, बैलेंस नहीं करोगे, तो आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, अब स्टैंडर्ड का मतलब होता है मार्केट का भाव। मार्केट का भाव का मतलब समझ रहे हो, बोल में, यानी वो दुकान वाला, समझना। ये जो है दुकान है और ये दुकान वाले भाई साहब है। ये दुकान वाले भाई साहब का रेट क्या है, 2 रुपये में 1 चॉकलेट देता है। कितनी चॉकलेट देता है,
₹2 में एक चॉकलेट देता है। पिताजी ने कितने रुपए दिए? ₹10। पिताजी ने मतलब मैंने कितने रुपए दी भाई? क्वेश्चन देने वाले ने कि ₹10। ₹10 में कितनी चॉकलेट आएगी बताओ? आगे आंसर आया समझ में? लेकिन अगर तुमने डायरेक्ट यहाँ 10 लिख दिया होता तो कहानी बदल गई होती ना कि ₹10 में एक चॉकलेट। समझ रहे भाई? बैलेंस केमिकल रिएक्शन को हमें छेड़ना नहीं है। सो ये आपका x फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको पे वापस है, इसको पूरे को साइड में अलग से लिख लिया करो कि 2 मोल 1 मोल, इसके 10 मोल, इसके x मोल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इक्वल टू यहाँ से आप निकाल लोगे तो 10/2 इक्वल टू 5। मतलब हमारा सॉल्ट कितना बना? सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू 5 मोल। लेकिन ग्राम में पूछा है तो क्या करना पड़ेगा? ग्राम ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय इसका मोलिकुलर वेट। अब मोलिकुलर वेट तो निकालना आता ही है, ठीक है। एल्यूमिनियम का होता है 27 इंटू 2 54, ठीक है। सो 54 प्लस ये हो जाएगा 96 इंटू 3, 54 प्लस 96 इंटू 3 कर लेना, इसका मोलिकुलर वेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ठीक है। और जो आएगा उसको यहाँ रख देना 5। तो ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आया समझ में? देखो अभी ये तो शुरुआत है। अब जब हम पार्ट 3 को कंक्लूड करते हो, पार्ट 4 पे आएंगे तब और डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेवल बढ़ने लगेगा। इसलिए इन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, इन क्वेश्चंस को मन से करने की कोशिश करिए कि आपसे बने। बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। क्लियर है होने में? ठीक है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और इसको हैबिट में डालो।